अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। खैरियत से हैं भजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस एपिसोड का होस्ट मैं मोहम्मद नकी अली रज़ा, रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ मरकजी दौलत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हॉबी है एडवोकेट बनना, अपने देश के जनता के लिए लड़ना और उनको सही और गलत का जो है हक दिलाना। तो इसलिए आज आपके पास आना हुआ। तो आप कैसे हैं भजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी अपना मेहनत है, इसमें सारा कुछ बेस करता है। सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है बस अल्लाह की रहमत से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भजन आपका नाम क्या है और आप कहाँ के हैं और कहाँ पैदा हुए और आपके जो पेरेंट्स का नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद कादिर है। अभी जब से मैं वकील बन गया हूँ तब से हमारा नाम एडवोकेट मोहम्मद कादिर अंसारी हो गया। माशाअल्लाह। सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो जो हमारा शुरुआती पढ़ाई था, मैंने सबसे पहले बिहार से पढ़ाई किया था, क्योंकि मैं बिहार वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। जी। तो हमारा जो शुरुआती पढ़ाई हुआ था, पहला जो स्कूलिंग था हमारा, वो बिहार से हुआ था। कुछ क्लास वहां करने के बाद फिर हम सिलीगुड़ी आए। जी जी। फिर हमारे पेरेंट्स के यहाँ पे बिजनेस थे, तो यहाँ आने के बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू यहाँ पे चलता गया। फिर पढ़ते पढ़ते फिर आगे की पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते गए। उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते बढ़ते मैंने आज वकालत कंप्लीट की। उसके बाद 9 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, वकालत कर रहा हूँ। मैंने हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सारे कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाअल्लाह। जी, सफर अभी तक जो है मंजिल के लिए जारी है? जी बिल्कुल। सफर तो क्या है ना कि सफर तो जिंदगी भर चलता रहता है। अपना काम ही ऐसा, इसलिए हमारा प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। जी जी। हम कभी ये नहीं कह सकते हमने पूरा सीख लिया, हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, नहीं। जी जी। क्योंकि रोज नए कानून बनते हैं, रोज कोई नया केस हो जाता है, कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिनपे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सबसे एपेक्स कोर्ट है, उनको हमेशा नया रूल बनाना पड़ जाता है। जी जी। तो उसे हमें सीखने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो पहले से चलते आ रहा है, जो हमने आज तक नहीं किया, जी जी, वो केस हमारे पास आ गए, उसको हमें डील करना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्रोफेशन में हमेशा प्रैक्टिस कहा जाता है। तो कल भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ और कल भी सीखता रहूंगा। जी जी। तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मौका मिलता है। बिल्कुल। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे ये सीख मिलता है कि इंसान को जिंदगी भर सीखना चाहिए। सीख के जो बेहतर है उसको चुनना चाहिए, जो बेहतर नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो वैसे आपके पेरेंट्स कहाँ के थे? वैसे हमारे पेरेंट्स है वो बिहार जिला के, डिस्ट्रिक्ट वैशाली के रहने वाले हैं। जी। और अभी भी वो मेरे अम्मी अबू सब वहीं रह रहे हैं। अपना घर यहाँ पे है, फिर भी क्या है कि अपना जो पुश्तैनी खानदान है वो सारे बिहार में रहते हैं। जी। तो अभी भी अपना वहाँ पे जाना आना लगा रहता है। साल में 1 बार 2 बार जाते हैं हम लोग। आपके वालिद साहब का नाम भजन? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद यूनुस अंसारी है। मतलब आपको कुछ बचपना का जो ऐसा फनी मोमेंट्स वाला कुछ याद है? फनी मोमेंट्स क्या है ना कि हर किसी की लाइफ में बचपना तो फनी मोमेंट ही होता है, उसी को बचपना कहते हैं। जी। जिसके बचपन में फनी मोमेंट नहीं है वो बचपना क्या है। तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से बचपने बिताए हैं। गिल्ली डंडा से लेके क्रिकेट मैच तक खेले हैं। और हमारा बचपना और अभी की जिंदगी में मैं ये सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर चेंजेस आई हैं तो उसके गवाह हम लोग हैं। क्योंकि हमने हैंडपंप से पानी निकालना सीखा जी, और आज टैप से नहा रहे हैं। जी जी। गांव में क्या होता था, गांव में जो बोर्डिंग चलती है तो पानी जी 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 खेतों में पटाने के लिए बोरिंग चलती है। जी। हम उसमें भी नहाए हैं जी, और आज सावर में भी नहाते हैं। दोनों में से मजा कौन सा अच्छा था? तो देखिए, अगर मजा के बारे में पूछे तो समय समय की बात है। अगर हम अभी बोर्डिंग से नहाने के लिए चले जाएं तो नहीं हो पाएगा, है ना? फिर उसके लिए हमें बहुत सारे काम धंधा छोड़ने पड़ेंगे। वो 10 मिनट का नहाना धोना ठीक है, करना चाहिए इंसान को। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें वही जो जिंदगी में चल रहा होता है ना, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जी। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो शायद आगे बढ़ने में हम देर हो जाएंगे। जी। तो आज अपने आप को आप एक एडवोकेट के रूप में देखते हैं जी, तो आपको कैसा फील होता है? कभी आपको फील हुआ कि मैं एक एडवोकेट हूँ? जी बिल्कुल फील हुआ है, क्योंकि अगर किसी चीज को समझना है तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। अगर मैं वकील हूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं वकील हूँ, तभी मैं किसी दूसरे का केस को हैंडल कर सकता हूँ, उसके सवाल के जवाब दे सकता हूँ, उसके क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं क्या हूँ वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर मैं वकील हूँ, मैं किस तरीके का वकील हूँ, मैं कितने
कितना पावर है हमारे पास, कितना नॉलेज है हमारे पास, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो मैं वकील हूँ, तो मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ कि मैं वकील हूँ। तो प्राउड फील होता है जी कि बिल्कुल, बिल्कुल होता है। तो जो अपने आप को नहीं पहचानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने आप को नहीं पहचानना सीखे हैं अभी तक कि मैं क्या हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उनको जो नहीं जानते हैं वो अगर हमारा ये एपिसोड देखे, फिर वो अपने आप को अगर पहचानना सीखे, क्या जो कैसे वो अपने आप को पहचान सकता है? देखिए, पहचान जो है ना वो बचपने से उसमें झलकता है। पहले तो आपको पेरेंट्स आपको पहचानते हैं। जी जी। हम कहते हैं ना कि ये लड़का बड़ा होके ये बनेगा, ये वो बनेगा, तो आपके पेरेंट्स को उसमें झलकता है वो क्या बनना चाहता है। तब तब हमारे पास वो चीज, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी नहीं होती कि मैं अपने आप को समझ पाऊं कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। हम जिनको देखते हैं, मैं वही बनना चाहते हैं। कभी हमने पुलिस को देखा, पुलिस बनने का मन करता है, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर बनने का मन करता है, वकील को देखा, वकील बनने का मन करता है। वो चीज आता कब है? जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, दुनिया देखते हैं, उसके बाद हम अपने आप को समझते हैं कि मैं क्या हूँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं वकील हूँ। जी हाँ, मैं हूँ वकील। तो सबसे ज्यादा अगर कोई एडवोकेट कादिर अंसारी को अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो एडवोकेट कादिर अंसारी ही जानता है। जी। उससे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। तो इसी तरीके से लोग बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद मैं अगर स्टूडेंट के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, तो जब वो बड़े होते हैं, जब वो 10th पास करते हैं, तब वो शायद 14-15 साल के होते हैं। इसी एवज में निकलते हैं वो 14-15 साल में। तब तक उनकी माइंड थोड़े बहुत सोचने के लिए हो जाता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। जी। क्लास 12, 10+2। तो अगर किसी को वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई आईएएस बनना है, कोई आईपीएस बनना है, तो जो सबसे बड़ा मोड़ होता है चूज करने का, अगर सबसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होता है जहां पे मुझे चूज करना है कि मुझे बनना क्या है, वो क्लास 12th है। जी। 12वीं क्लास के बाद हम जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। अगर मैं डॉक्टर बनना है, हम नीट की तैयारी करेंगे, हम नीट क्रैक करेंगे, कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल मुझे मिलेगा, मैं उसमें जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम डॉक्टर बनेंगे। जी जी जी। वहीं से अगर आपको वकालत करनी है तो आप 10th के बाद में आप क्लैट एग्जाम देंगे, क्लैट पास करेंगे। वो एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे नीट होती है वैसे क्लैट भी होती है। उसमें आपको बेहतर यूनिवर्सिटीज की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे आपके मार्क्स रहेंगे, जैसे आपकी ग्रेड रहेगी, उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी, उस यूनिवर्सिटीज कैंपस मिलेंगे आपको, उस कैंपस में आपकी एडमिशन होगी। 5 साल की पढ़ाई होती है वकालत। इसमें आपको एक चीज और बता दूं, जो एलएलबी होता है वो 2 तरीके की होती है। कैसे? 2 तरीके की इस तरीके की होती है, एक होती है 5 साल वाली, एक होती है 3 साल वाली। 3 साल वाली। अगर आप 3 साल वाला करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला चूज करने के लिए मैं किसी को भी अगर सजेशन के हिसाब से अगर मांगेंगे, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको करना ही है तो आप 12th के बाद ही आप ये लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लें। 5 साल पढ़े, अच्छे से पढ़े। पढ़ने में एक चीज क्या होता है कि हम लोग बच्चों को ये देखते हैं ना, पढ़ते नहीं है। पेरेंट्स के सपोर्ट से या फिर देख के क्या करते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन तो करवा लेते हैं, पढ़ते नहीं है, आलसी होते हैं। तो डिग्री लेना बड़ी बात नहीं है, डिग्री तो मिल जाती है ना, ऐसे वैसे करके पास कर लिए, डिग्री मिल गया। लेकिन नहीं, हमने सीखा क्या उस डिग्री से? जो डिग्री है हमारे पास, अगर मैं कहीं लेके जाऊं, अगर मैं कहूं कि अपने आप को मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, जी, तो मैंने उसको कितना सीखा है, वो वही कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है और आपके प्रोफेशन में आपको तरक्की दिलाता है ना। जी। तो आपने लॉ की पढ़ाई कहाँ सीखी? मैंने लॉ की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 3 इयर्स कोर्स किया था, जो पासी में दागापुर में एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 इयर्स कोर्स किया था। कितने खर्च हुए थे? मैंने 2017 में कंप्लीट किया था। जो मेरा बैच था वो 2014 से 2017 की बैच का मैं, तो उस टाइम में हमें पूरा तो ख्याल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो वही 2 से 2.5 लाख रुपया तब की खर्चा आया था मुझे। अभी की तो फीस शायद नहीं पता मुझे, मैं नहीं बता सकता। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? तो मैं 2017 से ही प्रैक्टिस में ही हूँ और अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में ही रहूंगा। प्रैक्टिस करके मजा आ रहा है। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ, मुझे काम करने में मजा आ रहा है, मुझे लोगों को रिलीफ दे करके मजा आ रहा है। तो
इस प्रोफेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं काम सक्सेस करने के लिए हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी दाव पेच कह सकते हैं आप, हम सारा कुछ लगाते हैं और ये करने में मुझे बड़ा मजा आता है। ये हमारा हॉबी था पहले से कि मैं वकील बनूं, वकालत करूं, मैं भी वकील बनूंगा। और मैं जब बना तो मुझे उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ मैं सही बनाऊं। अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने जो सिलेक्ट किया था कि मैं वकील बनूंगा, मैंने सही सिलेक्शन किया था और मैं बहुत खुश हूं अपने प्रोफेशन से। आपके आज आप अपने आप को वकील रूप में देखते हैं, अगर मैं कहूंगा या फिर कोई भी अगर आपसे कहे कि सारा क्रेडिट अगर आप वकील बनने का देना चाहेंगे तो किन को देंगे? देखिए, मेरे एडवोकेट बनने के पीछे किसी एक आदमी का तो हाथ नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पेरेंट्स, मेरे भैया हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, हम जब पढ़ रहे होते थे हमें कुछ मालूम नहीं होता है, तो हम किसी दोस्त को फोन लगाते हैं कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बता दे। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो योगदान है, उनका भी तो उसमें हाथ है, तभी तो हमने पास किया। तो इन सबको लेकर के हमने पास किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आपका जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो गार्जियन होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, वालिद वालिदैन होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, रोल होता है इसमें। आपके घर की हालात कैसी थी जब आप लॉ कर रहे थे? देखिए, जब हम लॉ कर रहे थे तो मेरे अब्बू का बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, अभी भी करते हैं, मेरे भैया भी बिजनेस करते हैं। तो उन लोगों का भी शौक था। जब हमने अपना एक ऑप्शन रखा कि मैं लॉ करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को बड़ी खुशी मिली कि ठीक है, तुम करना चाहते हो तो तुम करो। लेकिन तब तक हम ग्रेजुएशन पास कर चुके थे, हम ग्रेजुएट हो चुके थे ऑलरेडी। तो फिर हमारे पास था एक ऑप्शन कि मैं 3 इयर्स LLB करूँ। तो फिर मैं 3 इयर्स LLB में एडमिशन करवाया, फिर मैंने वहां से कंप्लीट करा। तो फैमिली क्या, एक एवरेज फैमिली जैसे लोग, एक छोटा मोटा बिजनेस वाले हैं, तो जिस तरीके से चलती है, फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छे हैं तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किस लिए किया, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और सिलीगुड़ी हमारे पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेहतर इंस्टीट्यूट है। हम जहां से पढ़े, मुझे लगता है कि अगर मुझे काबिल बनाया तो वही इंस्टीट्यूट बनाया। जब आप स्टडी कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट में, तो उस वक्त के प्रोफेसर कौन कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे? उस वक्त के मुझे तो पूरा याद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत। उसमें से बेस्ट बताइए जो आपको बेस्ट लगते हो। क्या है ना कि बेस्ट तो हाँ, बेस्ट तो हो जाते हैं, जिसमें सौरदीप रक्षित सर थे, बहुत अच्छे थे, और रूपा प्रधान मैडम थी, बहुत अच्छी थी, और हमारे प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे थे। जी। और जो हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन है जय जी चौधरी सर, उनके भी काबिले तारीफ है, वो भी बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है वहां पे। जहां से मैंने पढ़ा, आज मैं किसी काबिल हूं तो मैं वहीं से पढ़ के निकला हूं, तभी तो मैं इस काबिल हूँ। जी, क्या आज भी आपकी बात होती है, कांटेक्ट होती है? हाँ बिल्कुल, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है अभी भी जी, 14 to 17 बैच LLB बोल के, जी, जिसमें सारे कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स थे सारे हैं। ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, जी, जिसमें सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज सारे हैं। तो कभी अगर कोई मीटिंग, जैसे कुछ दिन पहले एक यूनियन की एक समिट होने वाली थी कॉलेज में हमारे, तो इस पे मैसेज आया, फिर सारे लोग गए, सारे टीचर्स से मिले, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सारे पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया, फैसिलिटेट किया गया उनको। तो हम अभी सब सारे जुड़े हैं अभी भी। जी। तो कैसा फील होता है जब इतने सालों के बाद जो है फिर से रिटर्न जो है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ होता है, तो कैसा फील होता है आपको उस वक्त? देखिए, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ रिटर्न होने का मतलब है कि जब भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो हमारे इंस्टीट्यूशन के सामने से जाना होता है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो आप जहाँ से पढ़े होते हैं ना, वहां पे आप समय गुजारे होते हैं। तो वहां से जब गुजरे तो आपको बड़ा खुशी मिलता है कि देखो मैंने यहीं से पढ़ा है, और वो धीरे धीरे डेवलप भी हुआ है। आज के जमाने में अभी अगर आप जाएंगे, मैं पास हो गया नहीं भी तो कम से कम 9 साल हो गया, 17 से 25 चल रहा है जी। तो 8 साल प्लस हो गया, 8 साल हो गया। तो मैं जब भी उधर से जाता हूँ तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि हाँ, मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, मैंने यहाँ पे समय बिताया है, हम यहाँ कॉलेज आया करते थे, हम यहाँ पढ़ते थे, तो अच्छा लगता है। और जब भी कभी फैकल्टीज मिलते हैं, तो जो लोग
उस वक्त थे, हमें पढ़ाते थे, वो आज भी मिलते हैं तो अमूमन मुझे सारे लोग पहचानते हैं और बड़े प्यार करते हैं, बड़े स्नेह से देखते हैं मुझे। जहां भी मिलते हैं हम बातें करते हैं, प्रोफेशंस के बारे, प्रोफेशनल बातें करते हैं, कैसे प्रैक्टिस चल रहा है। हम उनसे पूछते हैं सर कैसी चल रही है आपकी क्लासेस वगैरह, कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं जी। तो बड़े अच्छे रिश्ते रहे हमारे फैकल्टीज और उनके साथ। मतलब जो है हर कोई नहीं हो पाता है, कुछ लोग जो है पैदाइशी शरारती होते हैं, तो कुछ लोग का मतलब जो है, कुछ लोगों की शरारती कभी भी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो कभी आप लोगों के साथ हुआ ऐसा कि आप लोग सारे फ्रेंड्स एक ही बेंच में बैठे हुए हैं, बैठने के बाद जो है इधर से वो उंगली कर दिया या फिर उधर से वो हंसी मजाक कर दिया, फिर जो है एक अलग सा जो है क्लास में साउंड पैदा हो गया, फिर उसकी वजह से डांट पड़ी? कभी हाँ, इस तरह ये के तो हालात? अमूमन क्या है ना कि ये सब होता रहता है। अब एक जहाँ पे 10 लोग हैं और 10 के 10 फ्रेंड्स हैं, जी, क्लासमेट का मतलब सब तो दोस्त हैं, दोस्त हैं। वहां पे बैठे सब इकट्ठे बैठे हैं और कुछ हुआ ना हो, जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग के साथ भी बहुत बारी हुआ कि हम लोग सारे एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बेंच पे नहीं बैठे हैं, अपने अपने सीट पे नहीं बैठे, सब एक साथ इकट्ठे बैठ के गप कर रहे हैं, अचानक से टीचर्स आ गए, सब अपने अपने जगह पे बैठे फटाफट। तो इस तरीके की बहुत कुछ होता रहता था। कभी आप और आपके दोस्तों ने मिलकर कभी इस क्लास जो है बंक की है? नहीं, क्लास मैंने बंक नहीं किया कभी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आप क्लास गए हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ें, क्योंकि आप जितना अच्छे से क्लास करेंगे ना, वहां से आप उतना अच्छा चीज निकलेंगे। अगर आप वकालत करने के लिए, अगर आप लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपने सारे क्लासेस करे हैं, तो जब वहां से आप वकील बन के निकलेंगे ना, तो फिर आपका बात ही अलग है, क्योंकि आपने हर क्लास पढ़ा हुआ है, सारे सेक्शंस अटेंड किए हुए हैं। क्योंकि क्लासेस मतलब क्या, आपको समझाते हैं कौन सा सेक्शन कैसे है, किसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको कोर्ट के सामने पेश किया था, हर चीज पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल मूड कोर्ट सभी होते हैं। तो मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। जब आप पढ़ने जाओ, वहां से पढ़ के आओ, सारी क्लासेस अटेंड करो, कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे, और जो आज सीखेंगे वो कल निकलेगा। जो हमारा ये एपिसोड देख रहा है, आप उनको लॉयर बनने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि जो वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा फील्ड है, वो करें, ईमानदारी से करें, अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा वकील जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। आप किसी एडवोकेट को देख के बोलेंगे नहीं वो तो सक्सेस नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया, मैं करूंगा तो पता नहीं मैं सक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो पूरी डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लोग आपके पास एक बार नहीं बार बार आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारा, क्या वकील हमेशा झूठ बोलता है? कुछ लोगों के माइंडसेट ये है, उनके थॉट्स में बस चुका है, पता नहीं किसने उनको सिखा दिया कि एडवोकेट्स लोग जो होते हैं, वकील लोग जो होते हैं, वो हमेशा झूठ पर काम करते हैं, झूठ की बुनियाद पर टिके रहते हैं, उनका जो पैसा आता है झूठ के काम से ही पैसा आता है। तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स जो है इसी बुनियाद पर जो है लॉयर नहीं बन पाते हैं, एडवोकेट्स नहीं बन पाते हैं। तो उनके जो है घर वाले या पेरेंट्स जो भी हो, वो कहते हैं कि तुम वकील करोगे, एडवोकेट बनोगे, झूठ बोलने के लिए? हमारा खानदान इतना जो है जो सफेद कपड़े की तरह धुला है, किसी ने अब तक झूठ नहीं बोला, तुम झूठ बोलोगे? तो क्या, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या वकील हमेशा झूठ बोलता है? देखिए, ये सवाल पूछना आपका बिल्कुल जायज है, क्योंकि क्या है ना कि समाज तो सोचने के लिए कुछ भी सोच लेता है। हमारा सोसाइटी क्या है ना, अब वो तो वकील नहीं है ना जी, जो वो बता पाएंगे कि वकालत में होता क्या है ना। हम आजकल डॉक्टर को भी कहते हैं कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर देते हैं, पैसा कुछ और ले लेते हैं। जी जी जी। तो जो चीज करते हैं ना, उनको वो चीज बेहतर पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं जी। और बात रहा कि झूठ बोलने की, अब देखिए बात ऐसा है कि झूठ और सच के बीच में फासला है। वो झूठ हम कब बोलते हैं? अब मान लीजिए हमारे पास कोई केस आया, जो एक ने एक को मारा, दूसरे ने दूसरे को मारा। अब ये भी कहेगा कि इसने मुझे मारा, ये भी कहेगा इसने मुझे मारा। दोनों अपने आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, दाखिल कराते हैं, तभी केस बनता है। जी। अब मैं आपका पक्ष सुनूं, जो दूसरा पक्ष है जो केस किया है, जो हमारे मुवक्किल नहीं है,
जी वो बोलेगा कि मैं विक्टिम हूँ, जी ये दोषी है। जी हमारा वकील बोलेगा कि नहीं, मैं पीटा गया हूँ, मैं विक्टिम हूँ, वो दोषी है। वो दोषी है ना। जी तो इसी तरीके से जो हमारा कानून होता है ना, वो कानून एक है, सिंपल है एकदम, एक ही लाइन में लिखा हुआ है कि हाँ इस सजा की ये पनिशमेंट है और ये ऐसे ऐसे एक्ट करने से ये सजा माना जाएगा। ठीक है जी तो हमने एक वकील के हिसाब से पढ़ा, डिफेंस के हिसाब से पढ़ा, तो मुझे अपने वकील के लिए उसमें रास्ता दिखा कि नहीं, ये तो ये इस तरीके का गलती तो इसने नहीं किया है। ठीक है। अब जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो दूसरे पक्ष के जो वकील है, वो भी वही लाइन पढ़ेंगे, कानून की वही लाइन वो भी पढ़ेंगे, बोलेंगे कि नहीं आपके वकील ने गलती किया है, देखिए इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, इसने ऐसे ही किया है। मैं भी बोलूंगा नहीं आप ये लाइन पढ़िए, इसमें यही लिखा है कि मेरे वकील ने ऐसा नहीं किया। तो ना मैं झूठ बोल रहा हूँ ना वो झूठ बोल रहे हैं। बात लड़ाई यहाँ पे होती है प्रूफ करने की। तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, प्रूफ करने के लिए एक दिन में हम किसी भी केस को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए केस कभी भी एक दिन में फैसला होता नहीं है। एक केस प्रोसेस स्टार्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी मैं इसमें से एक लेता हूँ आपके सामने में। जैसे एफआईआर हुआ, कोई घटना घटने के बाद में एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में भेजा, वो केस स्टार्ट हो गया जी। लोगों ने एक पुलिस केस में बेल लेते हैं लोग, क्योंकि क्रिमिनल मामला है, क्रिमिनल केस है जी। उनको जो भी दफा लगा उसको लेके लोग कोर्ट में जाएंगे, बेल करवाएंगे, जिसकी जो क्राइटेरिया, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होती है, तो वो बेल कराएंगे। बेल कराने के बाद अब चलेगी ट्रायल, पुलिस इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट के सामने। डिफेंस वकील है वो बोलेगा मेरा जो वकील है वो निर्दोष है। जो प्रोसिक्यूशन है, जो स्टेट काउंसिल है, वो बोलेगा कि नहीं इसने दोष किया है। कोर्ट को कैसे पता चलेगा? वो तो अनजान है जी। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस को कहते हैं। अब पुलिस क्राइम सीन पे जाएगा, देखेगा, लोगों के आसपास से पूछेगा कि हाँ क्या आपने देखा, आई विटनेसेस है, एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, मारपीट होने से वहां पे कुछ लाठियों की टुकड़ा, जो उन्होंने लाठी से मारा तो लाठी का टुकड़ा पड़ा है, या फिर वहां पे कुछ खून गिरे हैं, बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकते हैं जी। कुछ आई विटनेसेस मिलेंगे जो चश्मदीद गवाह है वहां के कि हाँ मैंने देखा था, उसने उसको मारा, जो भी घटना घटित है। तो कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के तहत कोर्ट फैसला करता है। अब हम साबित करेंगे कि मेरा जो वकील है वो दोषी नहीं है, प्रोसिक्यूशन बोलेगा आप दोषी हैं। इन सारी लड़ाइयों के बाद में हमने क्या एविडेंसेस दिए अपने फेवर में, वो कोर्ट देखता है जी। और जो प्रोसिक्यूशन है, जो स्टेट काउंसिल है, वो अपना पक्ष रखता है, जो पुलिस इंक्वायरी के द्वारा कि इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। उसके बाद फैसला आता है, तो पता चलता है कि ये दोषी है कि निर्दोष है, तब जाके फाइनल फैसला होता है। तो हम क्या समझे कि वकील झूठ बोलता है कि देखिए वकील बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है जी, वो हमारा प्रोफेशन है। अगर कोई गलती करके आया है उसके लिए कानून है जी। जज साहब बैठे हैं सामने, हम उसके सामने सारा कुछ रखते हैं, है ना जी। और अगर वो गलती किया है तो हमारे लिए उस वकील के लिए जेल है, वो जेल में सजा काटते हैं। तो हमारे पास जो भी एविडेंसेस आते हैं, जो हमारा वकील जो कहता है, जो हमारे पास पेपर्स आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन होता है, हम उस बेसिस पे जज साहब से बहस करते हैं। तो हम कोई झूठ नहीं बोलते जी जी। क्यों वकील काला कपड़ा पहनते हैं? देखिए काला कपड़ा जो पहनते हैं वकील, उनका एक ड्रेस कोड होता है, ब्लैक कोट या ब्लेजर इसको कह सकते हैं, वो ये पहनना होता है। हमें व्हाइट शर्ट पहननी होती है, ब्लैक पैंट पहनना होता है। इसी तरीके से अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं इसमें, ये मतलब नहीं कि सिर्फ मैं शर्ट पैंट ही पहन सकता हूँ। ये हम जो मेल पर्सन है उनके लिए शर्ट और पैंट है, लेकिन जो फीमेल है उनके लिए कुर्ता, पाजामा, दुपट्टा सब है। उसमें ड्रेस कोड में सब लिखे हुए। तो हम जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें हमारा ड्रेस कोड मेंशन है, तो उसी हिसाब से अपने ड्रेस को, डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इस वजह से हम ब्लैक कोट पहनते हैं। वकील हमेशा कोट और गाउन पहनकर कोर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका ड्रेस कोड है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक यूनिफॉर्म है जी, हर जगह की एक यूनिफॉर्म होती है, उसी तरीके से कोर्ट का एक यूनिफॉर्म है। अगर आप किसी जज के सामने
जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। वो उसका रिस्पेक्ट है, हमारा सम्मान है। अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। तो हमेशा हमें किसी भी बड़े अथॉरिटी के सामने जाने के लिए या फिर किसी ड्रेस कोड होता है, तो उसी तरीके से हमारा भी ड्रेस कोड है। तो हम जब भी जज के सामने जाते हैं, केस को बहस करने के लिए जाते हैं, हेयरिंग के लिए जाते हैं, तो हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं जी। अब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, यहाँ तक की जो ड्रेस कोड है ना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक गाउन और व्हाइट बैंड जी, ये होनी चाहिए आपके पास में। लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अगर सब डिविजनल कोर्ट में आप जाते हैं, मैजिस्ट्रेट लेवल में जाते हैं, तो आपको ब्लैक कोट और पैंट और इसमें टाई में जा सकते हैं, ब्लैक टाई भी आप पहन सकते हैं। लेकिन गाउन अगर जरूरी है तो वो सेशंस केस से ऊपर, सेशंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वो ड्रेस कोड कंपलसरी है, आपको पहनना ही पड़ेगा। वकील हमेशा हाथ में फाइल्स क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा काम है, हम सारे केसेस करने जाते हैं तो हमारे पास एक एक पन्ना करते करते बहुत सारे पन्ना हो जाते हैं जी, पेजेस भर जाते हैं, तो उसको एक फाइल में रखना पड़ता है। ये एकदम बहुत सिंपल सी बात है, इस वजह से हमारे पास फाइल होता है। अब हमारे पास एक केस तो है नहीं जी। अब एक बार हम केस जाते हैं, 1 से 2 केस की हेयरिंग करते हैं, 3-4, जब भी जितना केसेस हमारे डायरी में जितना केसेस होते हैं उस तरीके से हम उसमें हेयरिंग के लिए जाते हैं। सारे फाइल्स हमारे साथ में होते हैं जी। तो फाइल्स रखना तो हमारा एक, क्या कहूँ, एक श्रृंगार कहूँ। अगर कोई वकील के हाथ में फाइल है तो वो उसका श्रृंगार है, सिर्फ कोट पैंट पहनने से नहीं होगा। अगर आपके हाथ में फाइल है तो अपने आप को सीना चौड़ा करके कोर्ट की तरफ जाएंगे कि हाँ मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये हमारा सबूत है जी। वकील हमेशा तेज क्यों बोलते हैं? देखिए, तेज बोलने के लिए ये है ना कि अब आप कभी कोर्ट जाएंगे ना, तो जज साहब के बीच में और वकील के बीच में जो बार और बेंच होता है उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है जी जी। तो आजकल तो डिजिटलाइज हो गया है, हर जगह माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगे हुए हैं, तो लोग आहिस्ता भी बोले तो सुन लेते हैं। कोर्ट रूम बड़ा होता है, तो हमें बातों को साफ साफ अपने जज साहब तक पहुंचाने के लिए हमें जोर से बोलना पड़ता है जी, ताकि हमारा बात वहां तक सही सही पहुंच पाए। ये वजह है इसके पीछे। क्यों वकील केस लड़ने के लिए पैसे लेते हैं? अब देखिए, लोग काम करेंगे, काम करने का तो उनका वजीफा मिलना चाहिए जी। तो अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा फीस है, हम फीस लेते हैं, हम काम करके देते हैं, उसका हम फीस लेते हैं। तो पैसे नहीं लेंगे तो हम काम करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? जी जी। तो वकील का साइन हर पेपर में जरूरी होता है? देखिए, हर पेपर की बात ऐसी है कि हर पेपर में तो नहीं, जो काम, जो लीगल पेपर्स होते हैं जी, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट बना, वो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दो पार्टी ने एक सहमति से कुछ सहमति पत्र बनाया जिसको एक कागज पे हम ड्राफ्ट करते हैं जी, कि आपके ये टर्म्स कंडीशंस है जिसमें दोनों पार्टी राजी है, उसको हमें टर्म्स कंडीशंस में ले उतार दी। अब मैंने जो ड्राफ्ट किया, मेरे सामने में एग्रीमेंट हुआ, सिग्नेचर जो दोनों पार्टी किया, तो उसको आइडेंटिफाई करने का राइट है हमारे पास में कि हम उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी जी। इस वजह से हमारा सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राफ्ट तो एक एडवोकेट कर रहा है, जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि ये एडवोकेट ने ही ड्राफ्ट किया है जी, ये ड्राफ्ट सही है कि नहीं है। इस वजह से हर पेपर में सिग्नेचर होना जरूरी होता है, जो जरूरी पेपर्स है जिसमें साइन होने जरूरी है। क्यों एक वकील केस लेने से कभी मना नहीं करते? देखिए, केस लेने से मना करने से बात ऐसा है कि जो कानून के जानकार हैं जी, उसको मालूम है कि हमारे पास इस केस का क्या सॉल्व है, क्या सॉल्यूशन क्या है, मुझे पता है जी, तो हम केस लेने से मना क्यों करें जी, हम लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में, जिनके पास जानकारी नहीं है, फिर भी वो लोग केस ले लेते हैं। वो किस बेसिस पे लेते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। एक वकील कैसे बनता है, वो एक बार में कोई बड़ा वकील नहीं बन जाता जी जी। वो पहले वकालत पास करता है, लॉ पास करता है, फिर वो किसी सीनियर के अंडर में काम सीखते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फिर वो काम सीखते हैं, जूनियर काउंसिल काम करते हैं, फिर उसका तजुर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर वो काम करता है। तो लोग इस बेस पे भी ले लेते हैं कि हाँ मैं केस ले लेता हूँ, हमारे सीनियर तो हैं, मैं जब नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सीनियर हैं जी, वो मुझे बचा लेंगे और इस केस से सोल्यूशन हमें दिला देंगे जी, हमारे क्लाइंट को रिलीफ दिलवा देंगे। तो हम इस भरोसे पे भी केस ले लेते हैं। पीछे एक वकील का, एक अच्छा वकील बनने के पीछे उसका सीनियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी वकील
ऐसे नहीं बन जाता। जी वो अपने बड़े वकील के पीछे जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काम सीखते हैं, डांट सुनते हैं, फिर सीखते सीखते वो भी एक बड़ा वकील बन जाते हैं। क्यों वकील हर किसी से बहसबाजी और लड़ जाते हैं? देखिए, क्योंकि वो कानून जानते हैं। अगर उसके सामने आप कुछ गलत बोलेंगे तो आवाज उठाएगा वो। क्या वकील को सब कानून याद होते हैं? देखिए, कानून तो याद होना चाहिए, लेकिन हर कानून याद रखना पॉसिबल नहीं है। जी क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग हम कंप्यूटर नहीं है। हमारे कंप्यूटर में भी हर चीज सेव नहीं होता है ना, हर डेटा रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बेहतर वकील होने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा कानून का नॉलेज होना चाहिए। जी बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितने सारे कानून पढ़ें, एक बार उसको यूज करें या फिर ना करें, जहां भी सीखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, उनकी जजमेंट्स हो, या फिर रूल्स हो, सेक्शंस हो, सबको याद रखने की कोशिश करते हैं। जी जी तो जितना काम करते हैं उतना ज्यादा सीखते जाते हैं। हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है। जी जैसे केस आते हैं, फिर हमें स्टडी करनी पड़ती है, फिर वो सेक्शन को हम पढ़ते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, फिर उस केस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो क्या वकील जज से सेटिंग करा देते हैं? ये बिल्कुल भी मतलब बेसलेस सवाल भी है और इसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कहूँ तो क्या है कि इसका कोई जवाब नहीं है। जी देखिए, असल में क्या है कि हमारे जो जितने भी मतलब इंडिया में लोग रहते हैं, इसमें 80% तो नहीं कहूंगा मैं, 30% लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि उठपटांग होती है। मतलब नेगेटिव को वो ज्यादा लेते हैं, पॉजिटिव को कम लेते हैं। हमारे जो टीममेट हैं, उन्होंने मतलब जो है उनके माइंडसेट से जो है लोगों के क्वेश्चंस को आपसे पूछा गया है। ये जो है डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने तैयार किया है, बल्कि जो लोग की सोच है, उनके थॉट्स है, उनको क्वेश्चंस में हम आपके सामने पेश किए। तो क्या जज से सेटिंग करा देते हैं वकील? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सवाल है, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी सवाल से सहमत हूँ, इसका जवाब बिल्कुल नेगेटिव है। नहीं होता है कभी भी सेटिंग, क्योंकि जज का मतलब होता है एक न्यायमूर्ति जो न्याय करते हैं। जी जी अगर लोग उसके साथ ही सेटिंग करने लग जाए, सेटिंग इन द सेंस की पैसा देकर, शब्द भी खराब लगता है कि पैसा देके अपने फेवर में करवा लेना, फिर तो लोगों को न्याय से जो ना एक न्याय पे जो भरोसा है उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। जज होते हैं जी, वो हर चीज देखने के बाद ही फैसला करते हैं जी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक लोअर कोर्ट में केस चल रहा है जी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने क्या किया कि सेटिंग करके अपने फेवर में जजमेंट मंगवा लिया। उन्होंने अपने फेवर में जजमेंट करवा ली, तो उसके ऊपर भी तो हाई कोर्ट है। जी जी, उसके ऊपर में अपील फॉरम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर कोई लोअर कोर्ट का सब डिविजनल गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि लाख 10 लाख रुपया के लिए कोई अपना जज अपनी करियर दांव पे लगा देगा? जी, बिल्कुल नहीं, है ना। सोच से भी डर लगता है। जी। तो सेटिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो करते हैं इस जो तरह के करते हैं वो मैं कहूँ तो या तो वो झूठ बोलते हैं, जी, या तो झूठ बोलते हैं, या तो उनको लोगों को बहकाते हैं कि मैंने सेटिंग कर लिया, मेरा जज का सेटिंग है, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में एक केस वायरल हुआ था, जो एक इंजीनियर था, अपने मतलब जो है मतलब 5-6 पेजेस का उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तैयार किया अपने हाथों से। फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। तो क्या उनका केस कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही केस था कि जो है उनकी बीवी उनको टॉर्चर कर रही थी। टॉर्चर करने के बाद जो है वो जो कोर्ट के जो है डेट पर जाते थे। जाने के बाद जो है उनको बाद में मालूम चला ये जज थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब इतने रुपए देकर उनको रफा दफा केस कर दो। 3 करोड़ का जो है डिमांड हुआ था शायद। तो इसी से वो क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर आप, मैंने जैसे कहा आपका जी, कि अगर उन्होंने पैसा लेकर के सेटिंग करवा के, जिसको एक वर्ड सो कॉल कहते हैं सेटिंग करवा लेना, जी जी जी, तो अगर उन्होंने उसके फेवर में ऑर्डर नहीं दिए, उनके खिलाफ ऑर्डर दे दिए, आपके पास अपील फॉरम है, आप जाइए अपर कोर्ट में। जी, फिर अगर कुछ बहुत ज्यादा न्यायिक, अगर बहुत खराब अगर सिचुएशन आ गया कि जज साहब ने कुछ बहुत गलत कर दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि उससे ऊपर भी न्यायमूर्ति है जो देख रहा है सब चीज को। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे खत्म हो गया, उनका फैसला सर्वोपरि, सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जा सकते हैं। तो ये करना बहुत मुश्किल है। और बाकी देखिए, बाकी चीजें ऐसी है ना कि जो जैसा समाज में फैल जाता है बात,
वो बहुत फैलता जा रहा है, बुराइयां बहुत ज्यादा फैलती हैं। जी जी। तो यही सब चीज है। क्या वकील को कभी डर नहीं लगता लोगों से, समाज से? लगता है, अगर हम गलत करेंगे तो डर तो हमें लगेगा। जी जी। अगर हम गलत नहीं है तो चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी स्टेज हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। तो इसका एक ही चीज है कि अगर आप गलत हैं तो आपके पास डर है, अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर किस बात की, चाहे वो वकील हो चाहे वो जनरल पब्लिक हो। तो अगर हम वकील होकर भी कुछ गलत करते हैं लोगों के साथ, पैसे ठगते हैं, काम नहीं करके देते हैं, या फिर ऐसे वैसे हेकड़ी मारते फिर तो लोग करते हैं आजकल, अमूमन करते हैं, मैं इस वजह से कहता हूँ। तो जो करते हैं उनको डर लगता है कि मैंने तो उनसे पैसे ले लिए, उनको काम करवाने के लिए, उनसे मैंने वादे कर लिए हैं, मैं करके दे नहीं पाऊंगा, तो डरेंगे वो ना। जो कर सकते हैं, जो वाजिब ले रहे हैं पैसा, जो अपना फीस ले रहे हैं, उनको डर किस बात की है? चाहे वो उसके सामने प्रशासन आ जाए, चाहे उनके सामने कोई नेता, पार्टी, पॉलिटिक्स कुछ भी आ जाए, उनको डर किस बात की है? किस बात की चाहिए? क्या वकील हमेशा झगड़ालू होते हैं? देखिए, झगड़ालू तो झगड़ालू बात ऐसी है कि हमें केस के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। जी, जी। आप कभी कोर्ट में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दो वकील आपस में बहुत लड़ते हैं। वो लड़ते किस लिए हैं? जो लड़ाई घर में चल रही थी उसके क्लाइंट का, वही वहां पे दिखाया जा रहा है। जी, लाइव शो हो रहा है और उसके बिहाफ में। जी। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ, जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक हस्बैंड वाइफ है, घर में उन्होंने लड़ाई की है, केस बना है, केस गया कोर्ट में। जी। अब हम लोगों में क्या होता है, वकालत में वकील क्या करते हैं कि वो एक पावर साइन करवाते हैं, वकालतनामा। वकालतनामा का मतलब होता है ऑथराइज करना। जी, कि मैंने अपने वकील को ऐसे ऑथराइज किया, अब मेरे बिहाफ में वो सब कुछ, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट में क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते मेरे वकील ने ऐसा वैसा किया, हम कहते हैं कि जैसा मैंने, मान लीजिए मैं वाइफ की तरफ से हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं जब से इनके साथ शादी करके गई हूँ, एक वकील बोल रहा है कोर्ट के सामने में, लेकिन मैं बोल रहा है वो, जी, क्योंकि पावर पे जैसे ही साइन करवा लिया उसके बिहाफ में वो बोल रहा है। जी जी, है ना। तो बोलेगा मैं जब से शादी करके गई हूँ तब से हमारे ऊपर भी शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़ना की गई है, टॉर्चर किया गया है, हमें खाना अच्छा से नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, रहने के लिए घर नहीं दिया जाता था, टॉर्चर करते थे, पैसे मांगते थे, ऐसे वैसे एलिगेशंस लगाएंगे। जी जी। और जो डिफेंस में जो हस्बैंड की तरफ से बोलेगी जब से मैं इसको शादी करके लाया हूँ तब से घर की काम नहीं करती है, हमारा ये नहीं सुनती है, वो नहीं सुनती है, मायके भागती रहती है। जी जी, है ना। जी। तो वहां पे लाइव चलता रहता है। जी, मैं वाइफ की तरफ से बोल रहा हूँ, वो हस्बैंड की तरफ से बोल रहे हैं, तो लड़ाई होता रहता है। जी। कोर्ट समझता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, कौन कितना बोल पा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। जो घर में चल रहा था कहानी, वही चीज यहाँ पे लाइव शो प्ले करके दिखाया जा रहा है, ताकि कोर्ट को सर्कमस्टांस को समझाया जाए। तो हम लड़ते हैं, अपने वकील के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, झगड़ालू होते हैं, लेकिन झगड़ालू नहीं होते। हमारे नेचर में झगड़ालू नहीं होता है। हम फिर कोर्ट के बाहर निकलते हैं, सारे वकील भाई जो सीनियर है सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं, जो जूनियर है जूनियर भाई है उनके साथ सब एक साथ रहते हैं। हमारे फैमिली मेंबर किस तरह सारे लोग रहते हैं, जो भी बार एसोसिएशन के जो भी मेंबर है, हम सभी बाहर में सब एक जैसे रहते हैं। मामला की जगह में, जहाँ पे कोर्ट में हम लोग हैं, मामला को बहुत सीरियस से करते हैं। वहां पे हम ये नहीं पहचानेंगे कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सीनियर है, आप हमारे जूनियर है। जी। वहां पे हम देखेंगे कि हमारे वकील के लिए जो सही है वो सही है। अगर बोलना पड़ रहा है हमें तो मैं बोलूंगा वहां पे, अगर आवाज ऊंची करनी पड़ी तो मैं करूंगा वहां पे। क्या वकील का कोई दोस्त नहीं होता? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बताया कि वकील भी एक इंसान होता है उसके भी दोस्त होते हैं, उसके भी रिश्तेदार होते हैं, और हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। एक लाइफ है, एक जिंदगी है, तो जिंदगी में क्या ना, दोस्त होना भी जरूरी है ना। जी, तो जी। दोस्त हमारे भी होते हैं, आप भी हमारे इतने खास दोस्त हैं। हाँ, आप जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए, आप हमारे खास दोस्त हैं, खास मेहमान हैं। जी, आप आए हमारे पास, बहुत खुशी मिली, और ये दोस्ती का यही पैगाम है और यही जवाब है आपको। जी जी। क्या दोस्त हो सकता है एक वकील का? आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं। सकता है। जी। क्या वकील अपने क्लाइंट की बातें सबको बताते हैं? जी नहीं, ये हमारे सीआरपीसी में एक सेक्शन भी है, और जो प्राइवेसी होती है वो तो आदमी का फंडामेंटल राइट है उसके पास में, कि
कोई किसी से भी शेयर करे तो उसको बचाए। आज हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फोन चलाते हैं, फोन भी कहता है ना कि आपकी सारी प्राइवेसी को मैं कैप्चर करके अपने अंदर रखूंगा, मैं शेयर नहीं होने दूंगा। हर सेटिंग्स में एक प्राइवेसी सेटिंग होती है जी, है ना। तो अपना राइट है, हम अपनी चीज को किसी के पास रखें तो सेफ रखना उसका ड्यूटी है, और हमारा राइट है कि मैं उसको कहूं कि हमारी चीज को सेफ रखा जाए। ठीक है। लेकिन अब वकील के हैसियत से अगर मैं कहूं तो हमारे पास प्राइवेसी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है जी। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी क्राइम करके आए, चाहे किया हो चाहे ना किया हो, चाहे वो जितनी कैसी भी परिस्थिति से होके आया हो, वो हमारे पास आके सारा कुछ खुलासा करता है। क्योंकि जब तक वो बताएगा नहीं, मैं वहां से उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है उसको रास्ते से निकालना, वो जो चाहता है उसको करके देना। तो सारी चीजें हमारे पास बताते हैं, हम उसको सुनते हैं, लेकिन कोई भी बात जो मैंने सुना वो हमारे तक ही रह जाता है, उसके रिकॉर्ड तक ही रह जाता है जी जी, कहीं भी बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि अब कोई मान लीजिए कोई क्राइम करके आया जी जी, किसी से एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, वो दौड़ा है कि सर मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मुझे बचा लीजिए। है ना, अमूमन लोग यही कहते हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया, लोग इस तरीके से मर गए, जो भी होगा। जी जी, तो वो तो कहेंगे कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया। देखिए मेरे सामने वो कह रहे हैं जी कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया। तो वो फिर जिसका एक्सीडेंट हो वो केस करेगा उनके ऊपर में कि ऐसा बात है, एक एक्सीडेंट, उसने ऐसा गाड़ी नंबर था जिसने एक्सीडेंट किया, फुटेज निकलेगा कि ये आदमी का एक्सीडेंट किया। तो पुलिस मेरे पास में भी तो आ सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी जी, आपके पास क्या क्या बोल के गया। तो ये हमारे पास में प्रावधान है, हमारे पास में सेक्शन है कि जो वकील हमारे पास कुछ भी अगर डिस्क्लोज करता है जी, तो ये बात हमसे पुलिस भी नहीं पूछ सकता है कि आपको क्या बता के गया। हमसे पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकता है। हमारे पास इतना पावर है प्राइवेट उनके बातों को प्राइवेट रखने का। एक वकील जो है अपने क्लाइंट की बातों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाते, बिल्कुल नहीं पहुंचाते। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया में जो है समय रैना, आप जानते होंगे, कॉमेडियन स्टैंडर्ड है, तो उनका एक शो निकला था जिसमें उन्होंने मतलब जो है गलत चीजों का प्रोमोट किया था, बोला गया था। तो उसकी वजह से उसको उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया और उनको एफआईआर किया शायद। तो जब वो कोर्ट पे जा रहे थे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि हमसे मत पूछो, हमारे वकील से पूछो। मतलब वकील से पूछो का मतलब क्या होता है ये कि हमसे मत पूछो, हमारे वकील से पूछो। देखिए वकील से इसलिए पूछने के लिए उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि कानून तो वकील जानता है, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, हमारा कोर्ट में क्या स्टेज है, केस कैसा चल रहा है, वो तो एक वकील नहीं बता सकता क्योंकि वो लेमैन, उनको मालूम नहीं है। जी जी, तो इस वजह से वो कह सकते हैं कि मेरे वकील से पूछे, क्योंकि वकील को मालूम होता है। लेकिन वकील का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ उसको बता दे जी। वो ये पूछ सकते हैं, हम मान लीजिए एक मीडिया पर्सन हमारे पास आते हैं, मीडिया फ्रेंड हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि इस केस में क्या हुआ। तो हम उनको आज स्टेज क्या हुआ हियरिंग बस ये बताऊंगा कि आज एविडेंस हुई, फलाना एविडेंस आए थे, मैं यही बताऊंगा। उन्होंने क्या बोल के गया, हमारा क्या डिफेंस है, वो मैं नहीं बताऊंगा उनको। क्या वकील पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है? देखिए पैसों के लिए कुछ करने की अगर बात पूछेंगे जी, तो हम कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। जो हमारा पेशा है वो वकालत करना है, और सही गलत का अगर हम ही अगर गलत करने के लिए लग जाए तो फिर तो समाज को गलत इंफॉर्मेशन जाएगा। और गलत कौन नहीं करता है, सभी करते हैं। जी जी। अब बात रह गया पैसे लेकर के करने की बात, तो हमारे प्रोफेशन में क्या है ना कि हम पैसे लेते हैं किसी, जो हमारा काम होता है, जो हमारा फीस होता है, जिस तरीके से केस है उस तरीके से अपना फीस स्ट्रक्चर बताते हैं, ये हमारा फीस है, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके भले के चक्कर में किसी का बुरा कर दें, ये कभी नहीं चाहते। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि वो आदमी वो तो एडवोकेट है, नाम का है, इतना क्लाइंट से कोई पैसे लेता है जितना वो लेता है, ऐसे करके बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो और ये भी बोलते हैं साथ में कि वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आपको भी जेल में डाल सकता है, हमको भी निकाल सकता है। तो क्या सच है, क्या एडवोकेट पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है? देखिए ये एडवोकेट बेस लेकर के क्वेश्चन नहीं है जी, ये हर इंसान के लिए।
अगर आपके पास पावर है, आपके पास रुतबा है, आपके पास मेंस पावर है, तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, है ना? जी लेकिन जी अगर भाई ये बात अगर वकील पे आता है कि हाँ एक एडवोकेट है तो ये कुछ भी कर सकता है, तो ये गलत है। जी। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग चीजों को समझे कि कौन क्या करता है। अगर कोई करता है वो गलत करता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई करता है तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, अफवाह है ना? अफवाह है, ये बिल्कुल जी। अफवाह है। क्या हर अपराधी को बचाव करने वाला वकील बुरा इंसान होता है? देखिए, इंसान तो इंसान होता है, जी कोई भला है तो कोई बुरा है ना? जी जी और हमारे पास जो वकील आया है, मैंने उससे जब फीस ले रहे हैं, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि मैं उसके केस को उसको रिलीफ दिलाऊं। सबसे बड़ी बात, मैं उसको रिलीफ दिलाऊं, जी जी, चाहे वो जैसे भी दिलाऊं। अब जैसे दिलाऊं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं, है ना? तो एक लिमिट है जी, जो करनी चाहिए वो हम लोग करते हैं अपने वकील को बचाने के लिए। क्या वकील बनने के लिए चालाक होना जरूरी है? बिल्कुल, वकील बनने के लिए बिल्कुल चालाक होना जरूरी है, क्योंकि कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर आप चालाक हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वकील वैसे भी बहुत चालाक माने जाते हैं जी। और जहाँ पे सैकड़ों चालाक लोगों, वहां पे आपको कितना चालाक बनना पड़ेगा सोच सकते हैं, क्योंकि आपको दिन भर वकील से ही लड़ना है ना? जी। आपकी डिफेंस, आप किसी केस में है तो आपके खिलाफ भी कोई खड़ा है, वो भी वकील है जी, तो उसे लड़ने के लिए आपको चालाक तो बनना पड़ेगा। तो ये चालाक जरूरी है वकील बनने के लिए, बहुत जरूरी है। क्या वकील को धोखा कोई नहीं दे सकता? अभी मैंने पिछले सवाल में ही बोला कि इंसान तो इंसान है जी, है ना? उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, जो वकील होते हैं उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। जी जी। तो धोखा देना ना इमोशंस पे होते हैं, इमोशंस पे ही लोग धोखा देते हैं। जी जी, है ना? पहले भरोसा बनाते हैं, उसके बाद धोखा दे देते हैं जी। तो वो ये कोई जरूरी नहीं कि वकील को भी धोखा मिलता है। हमारे क्लाइंट से धोखा मिल जाता है, मैं बोलते हैं वो फीस मिलेगा, बाद में नहीं मिलता है, भैया कर दो जी, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, आपको फीस मिल जाएंगे, बाद में फीस नहीं मिलते हैं। तो फीस की बात नहीं है, बहुत तरीके से तो ये लाजमी है, जहाँ इंसान है वहाँ पे धोखा और ट्रस्ट ये सब नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जा रहे हो सेम कंडीशन के बाद बोलते हैं कि वो तो बहुत चालाक है, उनको बेवकूफ बना पाएंगे आप। तो क्या वकील में चालाक होता है? धोखा नहीं दे सकता ना? देखिए, वकील चालाक होता है क्योंकि वो नॉलेज, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ होता है, चाहे जो भी वकील हो, सब लॉ पढ़े होते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि वो हर रोज अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, डिफरेंट तरीके के केस डील करते हैं। उनकी जो नॉलेज होती है ना बहुत ब्रॉड हो जाती है, बहुत तरीके की नॉलेज आ जाती है उनके पास। फिर वहां पे उनको ठगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर ठग को उनके पास आना है। जो इंसान एक को ठग लिया, उनके खिलाफ केस बन गया, अब वो हमारे पास में आते हैं जी, तो वो हमें बताते हैं देखिए मैंने ऐसे उसको ठग लिया, तो हम तो पहले अवेयर हो जाते हैं जी जी, ये बंदा तो ठग, ये उसने उसको ठगा है तो शायद मुझे भी ठग ले, क्योंकि वो हमारे पास सच्चाई बताते हैं, मैंने उसको ठगा, मैंने नहीं ठगा, उसने झूठा केस बोला, नहीं बोला। तो जो सच बताते हैं लोग तो आएंगे कि तो कहेंगे नहीं, जो जब तक डॉक्टर को आप बीमारी नहीं बताएंगे तब तक वो इलाज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से वकालत भी है कि आपका वकील को आप जब तक सारी चीज सच्चाई नहीं बता पाएंगे, वो वहां से रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा आपको कैसे बचाना है जी। अगर आप अपने वकील से ही झूठ बोलिए तो आपको बचाएगा कैसे, है ना? तो हमें पता लगता है कि उसको भी झूठ बोल के आया, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। केस कैसे स्टार्ट होता है? केस स्टार्ट होने का बहुत सारा तरीका होता है जी। कुछ केस डायरेक्ट कोर्ट में भी फाइल होते हैं, कुछ केस पुलिस स्टेशन से होते हुए जाता है। तो क्या ना, केस एक तरीके के नहीं होता। हम लोग सोचते हैं केस हर केस एक जैसा होता है, तो वैसी बात नहीं है। कोई कंप्लेन केस होती है जो डायरेक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है, कोई केस पुलिस केस होता है जो पुलिस स्टेशन से बनते हैं। तो केस बहुत तरीके की होती है जी जी, सिविल, क्रिमिनल, क्वाजी सिविल, क्वाजी क्रिमिनल। तो जो केस का जैसा प्रावधान है स्टार्ट करने का, उसी तरीके से स्टार्ट होता है। तो कुछ केसेस जो है वो पुलिस स्टेशन के जरिए कोर्ट में जाती है जी जी, और कुछ केसेस जो है वो कोर्ट में डायरेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है। अगर पुलिस केस स्टार्ट होने की अगर आप बात पूछे तो आप अमूमन देखेंगे कि थाना का नाम देकर के उसका पीएस केस नंबर होता है। जैसे माटीगढ़ा पुलिस स्टेशन केस नंबर इतना, प्रधाननगर पुलिस केस नंबर इतना, जो जहां पर क्राइम किया वहीं पर वो उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आया, और वो वही पुलिस ने अपना केस नंबर बना करके कोर्ट में भेजा, वो उस केस नंबर से जाना जाएगा।
फिनिश होता है कोई भी केस, कब तक फिनिश होता है? देखिए कब तक कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक केस कब तक खत्म होगा ये कहना एकदम एकदम इम्पॉसिबल है, नहीं जवाब दे सकता हूँ इसका कब तक खत्म होगा। इससे कोई लिमिट नहीं होता? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। देखिए आजकल क्या है ना कि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे रहे हैं लोअर कोर्ट्स को जी। कि आप 6 महीना में, हाई कोर्ट जो है ना लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस केस को 6 महीना में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए जी। लेकिन जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, जो ट्रायल कर रहे हैं केस को, क्या उनके लिए पॉसिबल है केस को 6 महीने में खत्म कर देना? जी। क्योंकि उनके पास तो नंबर्स ऑफ केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। अगर एक केस के पीछे में पड़ जाएंगे मेरे को 6 महीना में खत्म ही कर देना है, बाकी केसेस का क्या होगा? क्या होगा? इसी तरीके से क्या हो गया, अब मान लीजिए मेरा कोई क्लाइंट है जिसने बोला कि इसका स्पीडी ट्रायल करवा दीजिए, मैं 6 महीना में केस खत्म करवा। हम गए हाई कोर्ट, वहां से एक ऑर्डर आ गया कि आप 6 महीना में केस को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया। अभी इसी तरीके से लोग जाते 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 इतने सारे ऑर्डर्स आ गए हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट में कि 6 महीना में आप डिस्पोज ऑफ करिए, कि अब सारे केसेस में एक ही ऑर्डर है कि इसको 6 महीना में खत्म करिए। किसको किसको लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट इसको खत्म करे? तो ये कहना बहुत मुश्किल है। केस जिस तरीके से केस चलते हैं, जिस केस में जहां भी जिस तरीके से मोड़ ले लेती है वो केस फिर वहां से चलना शुरू हो जाता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एफआईआर कैसे और कब होता है? एफआईआर कैसे और कब होता है? देखिए एफआईआर होने के लिए सबसे पहले एक कॉज ऑफ एक्शन का होना जरूरी है जी। एक कॉज ऑफ एक्शन हुआ, चाहे वो किसी भी चोरी का हो, मारपीट का हो, एक्सीडेंट का हो, डकैती का हो, कोई भी हो, वो घटना घटित हुआ, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो एक लिखित में पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन जमा करेंगे। फिर वो पुलिस क्या करेंगे, इनिशियली इंक्वायरी करेंगे कि ये घटना सच में घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कोई झूठा क्लेम कंप्लेन भी तो लेकर के आ सकता है पुलिस के सामने। पुलिस क्या करती है, एक इनिशियल इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करके लगता है कि ना ये घटना हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो केस को रजिस्टर करते हैं। बाद में केस में कौन दोषी है कौन निर्दोष है वो कोर्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सबसे इनिशियल स्टेज जानना वो जरूरी है कि घटना हुआ कि नहीं हुआ, वो पुलिस देखती है। फिर उसके बाद में केस को रजिस्टर करते हैं। बेल कैसे होती है? बेल देखिए, बेल क्या है, बेल एक टेम्पोररी रिलीज है। एक केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ, अब उनको बेल लेना पड़ेगा जी। तो बेल लेने का मतलब ये नहीं कि उनको इस केस से छुटकारा मिल गया, नहीं। जिसमें कोर्ट को लगता है कि इनको रिलीज कर दिया जाए, टेम्पोररी रिलीज किया जाए। बेल का मतलब टेम्पोररी रिलीज, कि आपको छोड़ा जा रहा है कोर्ट कस्टडी से, जेल कस्टडी से कुछ दिन के लिए और कंडीशन पे। कुछ दिन के लिए मींस कि उसमें कंडीशंस होते कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको आप सहयोग करेंगे, आप हर रोज 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में हाजिरा देंगे, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो उनको कंडीशन पे टेम्पोररी रिलीज किया जाता है कोर्ट के तहत जी। तो डिपेंड करता है जैसा केस है। कोई केस बहुत खराब होता है, बहुत उसमें उनको ज्यादा कंडीशंस लगाई जाती है। जो नॉर्मल केसेस में लोगों को बेल मिल जाता है। अब इसमें दो तरीके की बेल होती है, 2 तरह के केस होते हैं। एक बेलेबल केस होते हैं, एक नॉन बेलेबल सेक्शंस होते हैं। मतलब केस मतलब क्या, तो सेक्शंस उसमें क्या क्या धाराएं लगी, क्या क्या दफा लगी उसमें। तो जो बेलेबल सेक्शंस हैं किसी के खिलाफ अगर लगे हैं तो उस केस में उनका राइट बनता है कि वो बेल लें, वो बेल मांग सकते हैं और उनको बेल मिलेगा। बेल इज राइट हो जाता है वहां पे। लेकिन जहां पे नॉन बेलेबल सेक्शंस है वहां पे कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। उनके जो लाए गए एविडेंसेस है उनको देखे, उनके वकील को सुने, उसके बेसिस पे उनको लगना चाहिए कि इनको बेल देना चाहिए, बेल मिलेगा। उनको लगना चाहिए कि नहीं अभी इंक्वायरी के लिए और जरूरत है इसको, तो अपनी जेल कस्टडी में रखें। पुलिस चार्जशीट क्यों बनाती है? चार्जशीट का मतलब होता है रिपोर्ट। मतलब एक केस स्टार्ट हुआ, केस स्टार्ट होने के बाद में उस केस में क्या क्या हुआ, घटना कैसे घटा, कहां घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, वो सारा कुछ अगर लिखा होता है तो वो होता है केस डायरी में, जो पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है जी। वो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखती है, उसी पे केस चलता है आगे। क्योंकि कोर्ट को तो नहीं मालूम कि ये क्राइम हुआ कि नहीं हुआ। तो चार्जशीट में क्या होता है, एक चार्जशीट में होता है गवाहों का स्टेटमेंट, स्केच मैप,
कहाँ भी घटना घटा उसका एक स्केच मैप बनाया जाता है, आस पड़ोस के घर को, दुकान को, रास्ता को लिखा जाता है कि यहाँ पे घटना घटी, तो कोर्ट को पता चले, जी जी, ताकि कोर्ट एक बार चार्जशीट देखे तो उसे सब कुछ सामने समझ में आ जाए। तो स्केच मैप बनाई जाती है। अगर कुछ चीजें सीज हुई हैं उस केस में, उसकी सीजर लिस्ट होती है, पुलिस ने क्या क्या इंक्वायरी किया वो सारा कुछ उसमें लिख करके जो रिपोर्ट सबमिट होता है कोर्ट के सामने, उसको चार्जशीट कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, इसके बिना केस ट्रायल नहीं हो सकता। कोर्ट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए, कोर्ट में फर्स्ट स्टेप जैसा केस वैसा स्टेप होता है ना। अगर मान लीजिए किसी का केस क्रिमिनल केस है जो थाने से होकर अमूमन आजकल बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस होते हैं, पुलिस स्टेशन से केस बनते हैं, तो पहला स्टेप होगा कि अगर कोई आदमी अरेस्ट हो गया तो उसको बेल कराना है। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो उनकी एंटीसिपेटरी बेल करानी है। अगर बेलेबल सेक्शन है तो सरेंडर करके बेल कराना है। ये इस केसेस में हो गए। जो डायरेक्ट केसेस फाइल होते हैं कोर्ट में, उसके लिए क्या है कि वो एक प्लेंट हो या फिर कंप्लेंट हो, जो भी हो, एक ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट होने के बाद वो फाइलिंग सेक्शन में फाइल होगा, सेंट्रल फाइलिंग में फाइल होगा। उसके बाद वो रिकॉर्ड साहब के पास में जाएगा, जज के पास में जाएगा। फिर वहां हियरिंग होगी कि क्या ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं, ये केस चलना चाहिए कि नहीं, केस रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं चाहिए जी। फिर वो एडमिशन हियरिंग होने के बाद वो केस रजिस्टर्ड होता है। फिर केस चलता है। फिर जो जैसा क्रिमिनल केस के हिसाब से क्रिमिनल केस, सिविल केस के हिसाब से सिविल केस, जिसमें जैसा जो सिस्टम है उस हिसाब से चलते जाता है। क्या एविडेंस हर वकील के लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बिना एविडेंस के तो हम किसी भी चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जी। अगर हम किसी वकील के लिए लड़ रहे हैं, उसको दोषी अगर साबित करना है जी, तो एविडेंस बहुत जरूरी है। अगर एविडेंस नहीं हुआ तो फिर लड़ने का कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं फिर केस लड़के कुछ। केस हारने के बाद क्या होता है? केस हारने के बाद जिस कोर्ट में केस हारते हैं उसके बाद हमारे पास अपील करने का ऑप्शन होता है। हम अपील में जाते हैं, हम रिवीजन कराते हैं। अपील करने का मतलब हम अपर फॉरम में जाते हैं। जी जी। जिस कोर्ट में हमारा केस हमारे खिलाफ ऑर्डर आया है, हम उसके मतलब ऊंची अदालत में जाएंगे, वहां जाकर के अपना केस को फिर से दोबारा। क्या कोई भी केस दोबारा रीओपन होता है? देखिए, एक केस क्या है ना कि एक केस तभी जजमेंट होता है उसमें जबकि उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना जी। लेकिन अगर उसके बाद भी लगता है किसी को कि इस केस में कुछ रहना बाकी रह गया हो, तो उस फैक्ट्स को लेकर के वो फिर से फ्रेश मामला करते हैं, जिसमें पुराने वाले केस का वो जिक्र करते हैं जी कि फलाना टाइम में ऐसा केस हुआ था जिसमें ये घटना घटी थी, उसमें नहीं हो पाया था ये मामला। ये हो गया सिविल केस में। अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो जजमेंट होने के बाद में, जजमेंट तभी होता है ना जब सारा कुछ इंक्वायरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ डन। अब इसकी जजमेंट फैसला आ गया, मामला खत्म। उसके बाद कभी लगता है कि हमें इसमें गलत सुनवाई हो गई थी, इसमें ये भी होना था, ऑप्शन है, प्रावधान है। अब वाजिब जो आपके पास में डिले हुआ है, आपके पास मान लीजिए कि केस खत्म होने के बाद उस केस को दोबारा अब उच्चली अदालत में जाने के लिए सीमित समय होता है। अगर वो समय पार कर चुके हैं, आप वो रीजन बताएं, वैलिड रीजन बताएं कि क्यों देर हुआ, मुझे आज पता चला, कैसे पता चला, वो बताएं, फिर इस केस को आप रीओपन कर सकते हैं। कोर्ट डेट्स बार बार क्यों एक्सटेंड होते हैं? देखिए, कोर्ट डेट एक्सटेंशन की बात ऐसी है कि कोई नहीं चाहता कि कोई केस डिले हो, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस बन जाते हैं जी। कभी मुवक्किल बीमार है तो कभी जज साहब बीमार है, लाजमी है, कभी होता है, कभी जी। वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पे हैं, कभी उनकी तबादला हो गई है, उनके जो बेंच है वो खाली है, जो चार्ज बेंच है, जो इनको चार्ज मिला हुआ है वो अपने केसेस में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो दूसरे चार्ज वाले केसेस को नहीं ले पा रहे हैं, है ना जी। तो इस वजह से एक्सटेंशन लेना पड़ता है। कभी हमारा मुवक्किल बीमार पड़ गया जी, तो एक्सटेंशन लेना पड़ता है। क्या बिना लॉ किए हुए हम केस लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका भी प्रावधान है जिसको इन पर्सन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपना केस लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। जो हमारे CRPC में भी इसका प्रावधान है और हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 उसमें भी वो लिखा हुआ है कि वो लड़ सकता है अपना केस। क्या पुलिस और लॉयर मिलकर काम करता है?
देखिए पुलिस और लॉयर मिलके काम करने के यहाँ पे दो डिफरेंट वेज है। जी कैसे है? अगर मान लीजिए कोई वकील हमारे पास में आया जिसका एक केस का जजमेंट आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके खिलाफ वारंट इशू हो गई, हमारे जो वकील है उसके खिलाफ वाले को, अपोजिट पार्टी, तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है, वो उसका असल ठिकाना कहाँ है, तो हमें तो हेल्प करनी पड़ेगी ना। वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, वो अपने उसका ठिकाना है। तो कुछ कुछ जगहों में मिल के काम करना पड़ता है, हमें कोऑपरेट करनी पड़ती है ताकि इन्वेस्टिगेशन में और केस को स्मूथली चलाने में आसान हो सके। क्या हर केस में मीडिया वाला जा सकता है? नहीं, कोर्ट के अंदर मीडिया जाना अलाउड नहीं है अभी तक। उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी लाइव स्ट्रीमिंग की एक ऑप्शन ले आई है। कुछ कुछ केसेस है जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, आप बाहर देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो उनकी खुद की कैमरा होता है वही शूट कर सकता है, कोई मीडिया पर्सन जाकर के शूट नहीं कर सकता। कोर्ट में सच छुपाना क्राइम है? बिल्कुल सच छिपाना क्राइम है। अगर आप कोई झूठा गवाही देते हैं तो उस गवाह के खिलाफ भी मामला किया जा सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट में झूठ बोलना बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। अगर कोई गवाही देता है तो पहले हमें शपथ ग्रहण कराई जाती है। जो वकील जो विटनेस जो गवाही जाता है कोर्ट में, वो कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं। आप देखे होंगे फिल्मों में कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये ट्रेडिशन अभी भी हमारे कोर्ट में चलते हैं जी। अभी भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की जो डॉक होती है जिसमें खड़ा होकर जो गवाही देते हैं लोग, उसमें अभी भी पढ़ाई जाती है। तो पढ़ के शपथ लेने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने झूठ बोला इस वजह से केस खराब हो रहा है, पता चला कि आपकी झूठ की वजह से ऐसा हुआ जी, तो आपको वो भी तो एक क्राइम हो गया ना। क्राइम हो गया, मतलब कि उस केस में आप भी इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी आपका भी उसमें, ताकि वो इंसान फंसे। तो अगर कोई झूठ बोलता है कोर्ट में डॉक में खड़ा होके, चाहे वो एफिडेविट इन चीफ हो, चाहे वो लिखित तौर पे हो, चाहे वो वर्बल हो जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी पर झूठा मुकदमा लग जाए तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करे? देखिए, झूठा मुकदमा कौन है और सच्चा मुकदमा कौन है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एविडेंसेस ले आ पाएंगे, जो गवाही ले आ पाएंगे, जो सबूत ले आ पाएंगे अपने बेगुनाही का, वो बेगुनाह है। यही तो कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम ही यही है कि कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, उसको देखना। जो गुनाहगार है उसको सजा देना, ताकि वो गुनाह दोबारा कोई समाज में ना करे। सजा देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सजा इसलिए दी जाती है कि आज ये एक इंसान को अगर मैं इस गुनाह के लिए सजा देता हूं तो बाकी लोग ये गुनाह करने से डरेंगे। झूठे केस में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेंट जाता है, अगर वो रजिस्टर्ड हुआ इनिशियल इंक्वायरी के बाद, तो गिरफ्तार करने का अभी तो एक रिसेंट में एक जजमेंट आई है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस गाइडलाइंस वो जजमेंट आने के बाद उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि जो बेलबल सेक्शन है उसमें तो आप पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन जो नॉन बेलेबल सेक्शन है, जो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस हैं, जो लेस देन 7 years के जिसके इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो उस केस में पुलिस जो डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। उसमें पहले 41A में नोटिस दिया जाता था, 41A ऑफ CRPC में नोटिस मिलता था। उस नोटिस को कंप्लाइंस करते थे लोग, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अक्यूज को नोटिस भेजता था कि आपको थाने में आना है, आपसे कुछ पूछताछ किया जाएगा, उसको आपको जवाब देना है। वो जाते थे, नोटिस कंप्लाइंस होती थी। और अभी अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS हो गया, तो उसमें नोटिस मिलते हैं, उस नोटिस को कंप्लाइंस करते हैं, उसके बाद वो फिर कोर्ट में जाते हैं। अब नोटिस कंप्लाइंस करने का मतलब ये नहीं कि उसको बेल मिलेगा ही मिलेगा। पुलिस ने क्या किया कि उनको बुलाया, उनसे पूछताछ किया, पुलिस को लगा कि उसको अरेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने कोऑपरेट किया। बाकी केस में कितना मटेरियल, कितना किसके खिलाफ क्या है, कोर्ट चाहे तो 41 कंप्लाइंस और 35 ऑफ BNSS कंप्लाइंस होने के बावजूद भी उनको बेल ना दे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 के बाद कहते हैं कि मुझे लॉ पढ़ना है, या फिर 12 के बाद HS के बाद वो सोचते हैं, अपना थिंग्स रखते हैं, ड्रीम रखते हैं कि मुझे लॉ करना है। जो क्लास 10 के बाद लॉ करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट जो है क्लास 10 में ले जिससे उसको आसानी हो जाए लॉ करने के लिए? देखिए, जिनको लॉ
पढ़ना है, जी चाहे वो वकालत करने के लिए हो, चाहे लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए हो, या फिर नॉलेज के लिए हो। नॉलेज के लिए हर व्यक्ति, हर इंसान इस वजह से ही लॉ नहीं पढ़ते कि उनको वकालत करनी है, वकील ही बनना है। वकील ही बनना है। जिनको नॉलेज लेना है वो भी पढ़ाई करते हैं। जी। तो मैं एक ये कहूँ कि जिनको अगर लॉ करना है तो वो 10th के बाद, लोग सोचते हैं कि अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो क्या मैं वकील बन सकता हूँ, क्या मैं साइंस लूं तो क्या होगा, कॉमर्स लूं तो क्या होगा। तो 10th से लेके 12th के बीच में उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उनको जो सब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम मिल रहा है वो ले लें, बशर्ते कि उनका जो भी स्ट्रीम हो अच्छे से पढ़ाई करें, मार्क्स अच्छे से लाएं। क्योंकि मेन माना जाता है एचएस के बाद, जब आप हायर सेकेंडरी देते हैं, +2 देते हैं, क्लास 12 देते हैं, तो उसके बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आप चाहे आप क्लैट दे करके करें या फिर डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो वो आप एचएस के बाद करेंगे। और वो कोई भी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। और ये 5 साल की पढ़ाई होती है। 5 साल तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कॉलेज में कैंपस मिलेगी आपको, पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज और है, इसमें 3 साल वाला कोर्स भी होता है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं जी जी उनके लिए 3 इयर्स के लिए भी कोर्स होती है इसमें। तो वो चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें 3 साल का कोर्स है, बहुत सारे जिसमें नहीं भी है। जो स्टूडेंट 12 के बाद 5 इयर्स वाले लॉ करना चाहते हैं, वो वाला करना बेहतर है, या कॉलेज के बाद जो है 3 इयर्स करना चाहते हैं वो वाला बेस्ट है? लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना 3 इयर्स में पढ़ेंगे, चाहे वो 5 इयर्स में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं 5 इयर्स को ज्यादा बेहतर इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में ज्यादा दिन रहते हैं। जी। आपके ऊपर में बर्डन बहुत ज्यादा नहीं रहता। जो 3 इयर्स वाले उनको सारे सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं लॉ के। जी। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 के 5 सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट है, क्योंकि उनको 3 साल में सिलेबस कंप्लीट करने हैं, कोर्स कंप्लीट करने हैं। और जो 5 इयर्स है वो धीरे धीरे सीखते हुए जाते हैं, उनको 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट करके बढ़ाया जाता है। तो उसमें कोई ऐसा फर्क कहें तो कुछ भी फर्क नहीं है, जो जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वोट करना चाहें तो किसको करेंगे, 5 इयर्स या 3 इयर्स? मैं कहूंगा कि अगर किसी को अगर करना है लॉ तो आप एचएस के बाद ही 5 इयर्स वाला करो, वो ज्यादा बेहतर है। लॉ में एडमिशन से कैसे मिलती है? लॉ में एडमिशन एक ऑनलाइन अभी एंट्रेंस एग्जाम होती है क्लैट की। आप क्लैट एग्जाम में बैठेंगे, पास करेंगे, जैसे आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको कैंपस यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, वहां पे जाके आप एडमिशन कराएंगे, वहां से पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं दिए, जो लोग क्लैट नहीं देते, उनके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है बिना क्लैट के। तो वहां पे भी एचएस के बाद में जिनके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स लावे ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कैंपस मिले, जाकर के अपना एडमिशन करवा ले। लॉ पढ़ने में कितना खर्च होता है? देखिए, लॉ पढ़ने में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क होता है, बहुत ज्यादा का फर्क होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो हमें एक अमूमन एक ये बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 लाख रुपया में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट से। लेकिन वही आप प्राइवेट से करेंगे तो हर प्राइवेट का अलग अलग अपना फीस स्ट्रक्चर है। तो फिर भी एक एवरेज में मानो तो 5 लाख रुपया से 6 लाख रुपया में आपका एक कोर्स हो जाता है एवरेज में। प्राइवेट कॉलेज और जो है गवर्नमेंट कॉलेज में फर्क क्या होता है? देखिए, फर्क कहे तो फर्क तो सबसे बड़ी चीज है कि आप कितना कहाँ से नॉलेज सीख रहे हैं और कहाँ कितना पढ़ाई हो रहा है। जी। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही है, वहां अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं उसका। और अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही है, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं, वहां पे अच्छे फैकल्टीज हैं जिनके पास बहुत अच्छे स्किल है बच्चों को पढ़ाने की, तो वो बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से लोग अच्छे सीख रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान, वो बेहतर है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। लॉ में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है? लॉ की ब्रांचेस कहूँ तो देखिए, ब्रांचेस इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहले से क्या बनना है नहीं बनना है, ब्रांच कौन से ब्रांच में जानी है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन लॉ पढ़ने के बाद में क्या होता है, जो जिस केस को सबसे ज्यादा डील करता है, आप सुने होंगे कि क्रिमिनल लॉयर होता है, सिविल लॉयर होता है, कॉर्पोरेट लॉयर होता है, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, सुना होगा आपने। तो क्रिमिनल, सिविल, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाई उसकी अलग होती है, पढ़ाई सेम है, सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ के आने होते हैं।
उसके बाद किसका किस में इंटरेस्ट है। जो एडवोकेट जिस केस को ज्यादा डील करते हैं उनका इंटरेस्ट लाजमी है कि उसको ज्यादा, जो जितना ज्यादा डील करेगा जिस चीज को, उसके पास उस चीज की ज्यादा नॉलेज आएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा जी, उसको वो काम करके मजा आने लगेगा। फिर वो उसको ही चुनता जाएगा, चुनते चुनते वो फिर बाद में कहलाने लग जाते हैं वो क्रिमिनल स्पेशलिस्ट है। उसी तरीके से सिविल स्पेशलिस्ट है। किसी को कॉर्पोरेट में कंपनीज के मामला करने में, कंपनीज को एडवाइस करना, ये सब उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो करते 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 वो उस फील्ड के माहिर हो जाते हैं। फिर वो उसी के कहलाने लगते हैं कि वो सिविल के हैं, वो क्रिमिनल के हैं, वो कॉर्पोरेट के हैं। लॉयर बनने के बाद लाइसेंस कैसे मिलती है? देखिए, लॉयर बनने के बाद पूरा अगर प्रोसेस होता है, पहले तो आपको 5 इयर्स की या फिर 3 इयर्स की कोर्स करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराएंगे। पास होने के बाद, एनरोलमेंट करवाने के बाद में ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप जैसे आप लॉ पास करेंगे 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स, उसके बाद आप जब एनरोलमेंट करवा लेंगे तभी आपका एडवोकेट का लाइसेंस मिल गया है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देने के बाद आता है। कितने साल के बाद? ये अमूमन जिस साल में हम पास करते हैं उसके बाद वाले, जो मान लीजिए कि अभी मैंने ये महीना चल रहा है आपका अक्टूबर, तो जो अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट करेंगे उनका जो नेक्स्ट कमिंग AIB एग्जाम होगा वो दे देंगे। वो देने के बाद 6 महीना में, 6 महीना तो नहीं, 2 महीना 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद में फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है उनको। तो उनको 2 मिलता है, पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फिर उनको बाद में एक और मिलता है जो मेन मिलता है। पहले हम फाइल नंबर से जाने जाते हैं, हम अपना लाइसेंस या फिर प्रैक्टिस नंबर लिखते हैं फाइल नंबर से। फिर वो हमारे, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है तो हमें हमारा जो लाइसेंस नंबर होता है वो WB इतना 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 करके आता है। लेकिन वो लाइसेंस पहले जो प्रोविजनल आता है वो फाइल नंबर से आता है, F, उसके बाद नंबर, फिर एक नंबर। लॉ करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन आते हैं? लॉ करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ करने के बाद इसमें आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेज हैं। आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो इसमें बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है इसमें। तो भाईजान, आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद कैसा फील हुआ? आपके पोस्टकार्ड करके मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल बहुत अच्छे थे और बहुत इंफॉर्मेटिव सवाल था आपका जी। और मुझे भी जवाब देके बड़ा खुशी हुआ कि इस तरीके के लोग सवाल पूछे हमसे कि जिसका मैं जवाब दे करके मुझे भी खुशी मिले और जो लोग देखे इस वीडियोस को उनको भी इंफॉर्मेटिव लगे। जी जी। तो मैंने अपने जवाब में जो भी सवाल थे उसके इंफॉर्मेटिव और सही जवाब देने की कोशिश किया है। लोग इन्हें देखें और आपके जितने सारे वीडियोस हैं सारे देखें, क्योंकि आपका जो सवाल पूछने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसी तरीके से पूछते रहें, हमसे भी बड़े बड़े लोगों के पास जाएं जी जी, ताकि आपके चैनल में बहुत सारे लोग आए, इतनी इंफॉर्मेटिव रहे कि हम भी कहें कि एक बार जाते हैं चैनल खोल के देखते हैं कि पॉडकास्ट में क्या उन्होंने आज नया लेके आया है। जी जी। तो भाईजान, द BBM पॉडकास्ट की तरफ से इस एपिसोड का होस्ट मैं मोहम्मद नकी रजा, रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ मरकजी दारुल खैरात ट्रस्ट। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम लोगों को भी सीखने के लिए दिया और जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी कुछ सीखने का मौका मिला आपकी वजह से। तो हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, हम शुक्र अदा करते हैं। तो जो हमारे इस एपिसोड को जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि आप आए, हमसे सवाल पूछे और आपके इस प्रोग्राम में हमें हिस्सा बनने का मौका दिया जी। और अगर रह गया समाज में मैसेज देने की बात, तो ये है कि मैं कहूंगा कि देखिए, जो भी पहले मैं स्टूडेंट के लिए अगर कहूँ तो स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि बच्चे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें जी। और खास करके अपने कौम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत काबिल बने। क्योंकि आज के जमाने में ना
पता नहीं मेरा जवाब आपको कितना सही और कितना गलत लगेगा, लेकिन मैं कहूँ तो लोग जानते हैं कि अच्छा ये मुस्लिम है, ये क्या ही जानता होगा, क्या ही जानता होगा, है ना। तो हमें समाज में पिछड़ा तो समझते ही हैं, गया गुजरा भी समझते हैं। पता नहीं मैं अपने जवाब में कितना सही दे पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, लेकिन उस चीज को हमें चेंज करना है, हमें बदलना है। जो भी छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप पढ़ाई में बहुत मन लगाओ। जो दूसरे बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते हैं? हम डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते, हम इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते, हम वकील क्यों नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं, सब बन सकते हैं जी। तो हमारे माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो हमें पढ़ाएं, और उससे भी बड़ा अपनी जिम्मेवारी थी हम पढ़े। कोई हमें जबरदस्ती तो नहीं बना सकता, ना पढ़ा सकता, ना हमें पढ़ने के लिए बोल सकता है, भेज सकता है, पैसे खर्च कर सकते हैं, हमें जो भी फैसिलिटी चाहिए वो दे सकते हैं। पढ़ना हमारे ऊपर में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके इस द BBM पॉडकास्ट चैनल के जरिए कि जो भी बच्चे जो भी जहां पढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे वो LLB कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, उनसे ये गुजारिश है कि अब जो भी पढ़ाई करे ना बहुत अच्छे से करे, बहुत मन लगा के पढ़े। आप समझे कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, आपको बनना है, कुछ करना है। जो समाज में, सोसाइटी में जो एक जो मैसेज चला गया है, मैं कहूंगा कि चला गया ऑलरेडी, लोग जो समझते हैं उसको बदलना है हमें। वो बदलेगा उन्हीं बच्चों से जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि जो जिनको जो बनना था वो तो बन चुके हैं, तो वो बन नहीं सकते हैं जी। जो बनने वाले, जो बन रहे हैं, उनसे ही गुजारिश है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे वो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हो, जो जहां से पढ़ रहे हो, जिनका जो मकसद है बनने का, वो बनो। आप बहुत बड़े लोग बनो आप सारे। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि बाकी द BBM पॉडकास्ट चैनल आप देखें, जरूर देखें, और आपसे बात करके भी बहुत खुशी मिली। आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा लॉजिकल थे और मैसेज और इंफॉर्मेटिव थे जी। तो ये वीडियो देखें, आप लोग सारे लोग देखें, जितने भी लोग देखने वाले हैं सभी लोगों से, और जो देख रहे हैं उनको मैं ये भी कहूंगा कि सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चैनल मैसेजेस है इसमें जी, है ना। आप जितना देखेंगे उतना जानेंगे, जानकारी आपके पास आएगी। जानकारी कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और जानकारी लेने का कोई जगह भी नहीं है, कोई समय भी नहीं है जी। जहां से चाहे वहां से जानकारी ले ले, चाहे वो बुक से आए, चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल से आए, चाहे वो किसी इंसान के जरिए आए। तो ये तो हमें बैठा बैठाए मिल रहा है, चैनल मिल रहा है जी। आज हम यहाँ से बैठे ये बोल रहे हैं, आप कहीं बैठे सुन रहे हैं। इसके पीछे कौन है? आप है, द BBM पॉडकास्ट है जो हमारे मैसेज को पब्लिक तक पहुंचा रहा है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास, एक इंसान आता हमारे पास, मैं एक इंसान को समझा के भेज पाता जी, है ना। लेकिन ये मैसेज आप एक साथ में ना जाने कितनों लोगों को पहुंचा रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं, कल आप किसी और से पूछेंगे, वो सारे सवाल का जवाब जो हमारे पब्लिक के पास जाएंगे ना, लोगों के पास जाएंगे, लोग वहां से सीखेंगे। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव, आपने जो काम किया बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुहिम है। हम सब आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आपसे, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आप इसमें बहुत ज्यादा तरक्की करें, और भी अच्छे अच्छे लोगों से इंटरव्यूज करें, ताकि आपकी चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब और लोग देखें। एक्चुअली क्या होता है ना, हम उसी चैनल को देखते हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बच्चे देखते हैं खिलौने, गेम्स देखते हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो चीज उसी को देखेंगे जहां से हम कुछ समझें। तो आपने जो मुहिम लेके निकला है कि जो लोग समझदार लोग हैं, जो लोग कुछ जानते हैं, जो किसी प्रोफेशन में है, उससे लेकर के जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ये तो फ्री में मिल रहा है लोगों को जी, जो पैसे खर्च करके भी शायद ना मिले जी। गुमराह हो जाते लोग पैसे खर्च कर देते लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिल पाता है जी। एक बार बिहारी स्टाइल में हो जाए तो बिहारी स्टाइल में नकी अली साहब का चैनल द BBM पॉडकास्ट जरूर देखे। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस व्यू करें, लोग देखें, बहुत मजा आएगा वीडियोस देख के इंशाल्लाह।